नमस्कार मित्रों, मैं उमाशंकर पांडे, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में अपने बताया था कि मैं कुछ ऐसे विषयों को, प्रक्रियात्मक विषयों को, जिनके संबंध में विधि की पुस्तकों में सामान्यतः उल्लेखित नहीं किया गया है या जो सामान्यतः खोजने पर नहीं मिलते हैं, उनको आपके समक्ष में प्रस्तुत करूँगा। जिसमें मैं आज 3 शब्दों के बारे में, जिनका दांडिक प्रक्रिया में बहुतायत रूप से प्रयोग किया जाता है, परंतु उनके मध्य के अंतर को समझने में हमको कठिनाई होती है, या जिनको सामान्यतः एक ही भाव में हम समझते हैं, उनके संबंध में चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम नोटिस, दूसरा है रिक्विजिशन, तीसरा है सम्मन। तो नोटिस, रिक्विजिशन और सम्मन का सीआरपीसी में क्या उपयोग है और प्रक्रिया के दौरान में न्यायालय इनका या पुलिस अधिकारी इनका अन्वेषण के दौरान में, विचारण के दौरान में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, इसके संबंध में और इन शब्दों के क्या अंतर है, ये मैं आपके सामने आज रखूंगा। सर्वप्रथम नोटिस की चर्चा कर लेता हूं। नोटिस, जिसको हम सूचना भी समझते हैं, जानते हैं, नोटिस एक विधिक सूचना। इसके बारे में सबसे पहले धारा 41A, जिसको सीआरपीसी में इंसर्ट किया गया, जो मूल सीआरपीसी में नहीं था, इसको डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के बाद में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप प्रतिस्थापित किया गया है। इसके संबंध में ये बताता है कि जब धारा 41 के अधीन पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं समझता है या जहां उसको गिरफ्तार किया जाना आवश्यक नहीं है, वहां वह ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को 41A की नोटिस समन कराता है, तामील कराता है, और इस 41A की नोटिस का कंप्लायंस जब तक वो करता रहेगा, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो 41, जहां पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती धारा 41 के अधीन, तो 41A की एक नोटिस भेजती है, जिसको अमरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया और बताया गया कि धारा 41A की नोटिस अपने आप में बाध्यकारी प्रभाव रखती है। ये कोई डिस्कशन नहीं है पुलिस का, यहाँ पे मैंडेटरी है कि जब तक वो जिसको 41A की नोटिस दी गई है, तामील कराई गई है, वो उसका अनुपालन कर रहा है, उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और यदि ऐसा पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकती है, डिपार्टमेंटल एक्शन उसके विरुद्ध लिया जाना चाहिए। अगर वो विदाउट रीजन राइट किए हुए या सफिशिएंट रीजन के 41A की नोटिस का तामीला होते हुए भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है तो। अब एक जगह नोटिस और है 160 की। 160 की नोटिस पुलिस ऐसे व्यक्ति को अन्वेषण के दौरान में जो किसी तथ्य और परिस्थितियों से या साक्ष्यों से अवगत है, एक्वेंटेड है, उसको अपने समक्ष 161 का कथन करने के लिए बुलाती है, आहूत करती है। तो उसको एक नोटिस भेजती है कि मेरे समक्ष आओ और जो तथ्य, जो परिस्थितियों के बारे में जानकारी तुम्हारे पास है, उसको मुझे दो, जिसको 161 में दर्ज करती है। तो आपने देखा, नोटिस का प्रयोग सामान्य रूप से पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को कुछ अपराध की सूचना के संबंध में अन्वेषण के लिए दिया जाता है। फिर आ जाते हैं रिक्विजिशन, अध्यपेक्षा। रिक्विजिशन का प्रयोग एक ऑफिशियल नोटिस है, वन ऑफिशियल नोटिस बाय वन ऑफिशियल पर्सन टू अनदर। एक किसी भी विभागीय व्यक्ति द्वारा किसी अन्य विभागीय व्यक्ति को कुछ सूचना अगर देनी हो या कोई कार्य उससे करने की अपेक्षा की जाती हो या उससे कोई दस्तावेज या चीज प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, तो उसके लिए रिक्विजिशन वो इशू करता है, भेजता है। वो रिक्विजिशन के संबंध में सर्वप्रथम धारा 41 आई, यहाँ पे चर्चा किया है। धारा 41(1) के आई में बताया है कि जहां कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को धारा 41 के अधीन गिरफ्तार करने के लिए सशक्त है, वह किसी अन्य पुलिस अधिकारी से यह अध्यपेक्षा करने के लिए कर सकता है कि वह उस व्यक्ति को, जिसको वह पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए सशक्त, गिरफ्तार करे। तो उसके लिए एक रिक्विजिशन वो भेज सकता है उस दूसरे पुलिस अधिकारी को, जिसके क्षेत्राधिकार में या थाने के जुडिक्शन में ऐसा व्यक्ति है या जो उसको गिरफ्तार कर सकता है वहां पे, उसके लिए। दूसरा रिक्विजिशन 166 में, 166 में कोई थाने का भारसाधक अधिकारी
या उपनिरीक्षक की पंक्ति से ऊपर का कोई अधिकारी किसी दूसरे थाने के भार साधक अधिकारी को किसी व्यक्ति की तलाशी लेने के लिए या स्थान की तलाशी लेने के लिए अध्यपेक्षा रिक्विजिशन भेज सकता है। और तीसरा रिक्विजिशन की चर्चा हम लोग करते हैं 267 में। 267 में कोई दांडिक न्यायालय क्रिमिनल कोर्ट किसी जेल के भार साधक अधिकारी को किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए या अभियुक्त को किसी आरोप में के विचारण के लिए प्रस्तुत करने के लिए एक रिक्विजिशन भेजता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि रिक्विजिशन ऑफिशियल्स के द्वारा एक दूसरे ऑफिशियल्स को भेजा जाता है। इसके अलावा सम्मन इशू ऑफ प्रोसेस है, जिसको मूल इशू ऑफ प्रोसेस हम समझते हैं दांडिक प्रक्रिया में, कि जब न्यायालय को लगता है कि किसी व्यक्ति को अपने समक्ष बुलाना चाहिए किसी बात के लिए, तो कैसे व्यक्तियों को, तो यहां मैंने बताया है 3 प्रकार के। एक्यूज्ड को, प्रोडक्शन ऑफ थिंग, किसी चीज को प्रस्तुत करने के लिए कोई दस्तावेज वस्तु किसी व्यक्ति के पास है और न्यायालय चाहती है कि उसको न्यायालय के समक्ष वो अन्वेषण विचारण या के दौरान प्रस्तुत करे, तो वो उसको समन इशू कर सकती है। और तीसरा है विटनेस, साक्षी को। फॉर्म ऑफ सम्मन, सर्विस ऑफ सम्मन धारा 61 से 69 बताता है दंड प्रक्रिया संहिता का, जहां पे सम्मन कैसे तामील की जाएगी, किसके द्वारा तामील की जाएगी और उसका साक्ष्य, और यदि साक्षी को सम्मन दिया जाना है तो वो किस प्रकार से भेजा जाएगा, ये उपबंध करता है। यहाँ मित्र एक लाइन की बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। कई बार हम लोग समन और समनिंग ऑर्डर को एक जैसा समझ लेते हैं। तो समन एंड समनिंग ऑर्डर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, जिनके संबंध में मैं एक वीडियो आपको अलग से बनाऊंगा और बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है समन एंड समनिंग ऑर्डर। आज हम लोग सिर्फ समन, रिक्विजिशन और सूचना, नोटिस के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने आप को यहीं तक कन्फाइन रखना चाहता हूं, जिससे वीडियो बहुत बड़ी भी न हो। तो समन इशू किया जाता है एक्यूज्ड को, सेक्शन 204 सीआरपीसी। किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए धारा 91-92 में समन इशू कर सकती है कोर्ट, कि जहां किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी वस्तु या चीज है जिसको न्यायालय चाहती है कि उसके समक्ष ले आया जाए, प्रस्तुत किया जाए, तो धारा 91 और धारा 92 में डाक और पार्सल अधिकारी के पास अगर कोई वस्तु है या कोई पार्सल है तो उसको मंगाने के लिए न्यायालय द्वारा इशू किया जाता है। धारा 113 में, धारा 125 में। धारा 125 के लिए मित्र यहाँ चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि धारा 125 में एक एप्लीकेशन मूव की जाती है और जिसको डिफेंडेंट बनाया जाता है, एक्चुअली ही इज नॉट कम्स अंडर डेफिनेशन ऑफ एक्यूज्ड, वो अभियुक्त नहीं होता है, वो वहां डिफेंडेंट होता है, वो जो कि कोसाइल सिविल नेचर की प्रक्रिया होती है धारा 125 की। और यही एक धारा ऐसी है कि जहां समन इशू करने के बाद अगर वो नहीं आता है तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कोर्ट करती है, ना कि उसके खिलाफ वारंट इशू करती है। सामान्यतः अगर कोई व्यक्ति समन का पालन नहीं करता, कंप्लायंस नहीं करता, तो उसके विरुद्ध न्यायालय को यह शक्ति होती है कि वह वारंट इशू कर दे। परंतु 125 में वारंट इशू करने के बजाय क्या करेगा, वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर लेगा। इसलिए मैंने यहाँ सम्मन के संबंध में चर्चा करना आवश्यक समझा। इसके अलावा चूंकि सम्मन इशू करने की पावर कोर्ट को होती है, किसी ऑफिशियल को सम्मन इशू करने की पावर नहीं होती, परंतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 175 एक एक्सेप्शन बताती है। यहाँ पे पुलिस अधिकारी धारा 174 के अधीन किसी विटनेस को समन कर सकती है। धारा 174 में किसी विटनेस को बुलाने के लिए धारा 175 में पुलिस अधिकारी समन कर सकता है। ये एक धारा सीआरपीसी में ऐसी है जो पुलिस अधिकारी को भी पावर देती है कि वो समन इशू कर सकता है। तो इस प्रकार 3 चीजें, नोटिस के बारे में ये धारा 41 है, अर्नेश कुमार। धारा 160 में पुलिस अधिकारी को पावर है, तो सीआरपीसी में नोटिस पुलिस अधिकारी जारी करता है सामान्यतः। ये सारी चीजें एग्जॉस्टिव नहीं है, दैट इज नॉट एग्जॉस्टिव। ये उदाहरणात्मक रूप से ये समझाने के लिए कि नोटिस में, रिक्विजिशन में और समन में क्या अंतर है, मैं इन चीजों को बता रहा हूँ। रिक्विजिशन एक ऑफिशियल के द्वारा दूसरे ऑफिशियल को चीज प्रस्तुत करने के लिए या कोई बात बताने के लिए
जारी किया जाता है। और समन न्यायालय की पावर है। किसके लिए? किसी एक्यूज को बुलाने के लिए, किसी दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत करने के लिए, या किसी साक्षी को बुलाने के लिए। साक्षी को समन करेंगे कैसे? इसके संबंध में धारा 69 एक अलग से प्रोविजन बताता है, जो स्पेसिफिक प्रोविजन है जो विटनेस के लिए ही है। बाकी 61 to 68 ये एक्यूज के लिए है, या अदर समन्स जो कोर्ट जहां कहीं भी इशू करती है उसके संबंध में बताता है। तो धन्यवाद मित्रों। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी ये बातें जो सामान्यतः विधि की पुस्तकों में आपको न मिलती हो आपके समझ में पहुंचा दूं। धन्यवाद।